हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू बेटा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब फिट एंड फाइन होंगे और अपनी पढ़ाई को भी समय दे रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। इसको कुछ तो मैं क्लासरूम में डिस्कस कर चुका हूँ, परंतु इसको फिर से रिवाइज करते हैं और फिर आगे मूव करेंगे। जो पहली क्वांटिटी हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, करंट है। करंट को मेजर किस में करते हैं बेटा, एम्पियर में। जैसे आप मास को मेजर किस में करते हो, केजी में, लेंथ को मेजर करते हो मीटर में, वैसे ही करंट को किस में मेजर करते हैं हम, एम्पियर में। और करंट को कैसे डिफाइन किया गया है, इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है। अगर किसी वायर में चार्ज मूव कर रहा है, अगर मैं ये पता कर पाऊँ कि कितनी तेज़ी से वो चार्ज मूव कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। क्लियर है बात आपको। अब चार्ज से मतलब क्या है, चार्ज से मतलब है मेरा इलेक्ट्रॉन से। देखिए ज़रा ध्यान से, मान लीजिए आपके पास ये एल्यूमिनियम की वायर है और आपने उसको एक बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। करंट प्रोड्यूस हुआ है, इसका मतलब पक्का चार्ज मूव करे होंगे। और चार्ज किसको मान रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन को। मतलब अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन मूव हुआ होगा। कैसे हुआ वो समझते हैं। एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। एल्यूमिनियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है, 13। यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो कितनी आएगी, 2, 8 और 3। मतलब पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे वाले में 8 और आउटर मोस्ट में कितने होंगे, 3 होंगे, है ना। तो 2 देख लीजिए, ये 8 हो गए और ये कितने हो गए, 3। ठीक है। अब आप देखो ज़रा ध्यान से कि जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनका न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये दूरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस और दिस। क्लियर है। तो इनका अट्रैक्शन कम होता है। अगर इनको हल्की सी भी एनर्जी मिली तो ये फ्री हो जाएंगे और मूव करने लग जाएंगे। अब इनको एनर्जी देने का काम करती है ये बैटरी, जो आप बाहर से अटैच करते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप बाहर से एक बैटरी अटैच करते हो किसी भी वायर के, तो वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देती है और इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली मैं बोलूँगा कौन मूव करने लग गया, चार्ज मूव करने लग गया। अगर मैं किसी भी तरीके से ये पता कर पाऊँ कि कितनी तेज़ी से चार्ज मूव कर रहा है, तो मैं क्या बता सकता हूँ कि कितना करंट इस वायर में फ्लो कर रहा है। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, बैटरी को कैसे दिखाते हैं। ये एक आपका एक तरीके से कह सकते हो कि बड़ा मैंने लाइन खींची है, फिर एक छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन। इसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी वाली लाइन को बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है बात। और दूसरी बात जो आपको ये हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट मूव करते हैं। अगर करंट ऐसे मूव कर रहा है इस सर्किट में, तो इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में ऐसे मूव कर रहे हैं। क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, अल्टीमेटली चार्ज मूव कर रहा है। अगर मैं इस चार्ज का ये पता कर सकूँ कि कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, तो मैं करंट भी बता सकता हूँ। क्लियर है। तो करंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, कितना चार्ज मूव करा कितने समय में। ठीक है। चार्ज और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई है। अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो 10 ई टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर हो रही है बात आपको। तो अगर n इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो मैं क्या लिखूंगा, NE/T। और एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज को मेजर किस में करते हैं बेटा, कूलम में करते हैं। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, करंट हमेशा कहाँ मूव करेगा, एक सर्किट में मूव करेगा, ठीक है। और सर्किट में क्या क्या लगा होता है, बैटरी लगी होती है, या फिर बोलो सेल लगा होता है, एक स्विच होता है, बल्ब, एमीटर, वोल्टमीटर एटसेट्रा। ध्यान से देखो, ये है आपका सर्किट, ये आपका बल्ब है जिसको आपको ग्लो करना था। तो आप इसको क्या करेंगे, पहले तो एक बैटरी की हेल्प से जोड़ देंगे। और जैसे अपने घरों में स्विच होता है, इस सर्किट में भी स्विच होगा। स्विच की ज़रूरत है बेटा। अगर आपने डायरेक्ट इसको बैटरी से जोड़ दिया तो ये हमेशा ग्लो करता रहेगा, चाहे आपको ज़रूरत हो चाहे ना हो। तो आप एक स्विच लगाते हो जानबूझकर, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होगी तब आप उसको क्या कर देंगे, ऑन, और जब नहीं होगी तब उसको क्या कर देंगे, ऑफ। और उस स्विच का सिंबल कैसा है बेटा, ये 2 ब्रैकेट। अगर इस 2 ब्रैकेट में कोई भी डॉट नहीं है तो इसका मतलब है अभी सर्किट में से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अगर मैं ये डॉट लगा दूं तो इसका मतलब है अब सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है। इसको बोलते हैं, जब डॉट लगी हो तो की क्लोज, और जब डॉट ना लगी हो तो क्या बोलते हैं, की ओपन। क्लियर है बात। इसी तरीके से एमीटर का काम क्या है, एमीटर आपको बताएगा कि इस सर्किट में से करंट कितना जा रहा है। देखिए, आपने बैटरी लगा दी और एक बल्ब लगा दिया और आपने देखा कि इसमें से करंट फ्लो करने लग गया क्योंकि ये ग्लो करने लग गया। अगर आपको पता करना है कि उस करंट की वैल्यू कितनी है, तो उसको कौन बताता है, एमीटर बताता है। क्लियर है बात आपको। ठीक है। इसी तरीके से आपको एक बैटरी दे दी और उसकी आपको एक तरीके से ये नहीं बताया कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसकी कैपेसिटी कौन बताता है, वोल्टमीटर बताता है। आप क्या करेंगे, उसको बल्ब के दोनों एंड्स पर जोड़ देंगे इस तरीके से, तो वो आपने आप बता देगा कि इस पर्टिकुलर जो बैटरी है उसकी कैपेसिटी कितनी है।
क्लियर है बात। ये वोल्टेज है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए डिफाइन कर लेते हैं 1 एम्पियर को। तो 1 एम्पियर क्या होता है बेटा, अगर 1 कूलम चार्ज पास करे किसी भी सर्किट के थ्रू इन 1 सेकेंड, तो मैं कह सकता हूं कि उस सर्किट में से कितना करंट फ्लो किया, 1 कूलम, ठीक है। ध्यान से देखें, करंट इज इक्वल टू Q बाय T। अगर मैं चार्ज को 1 कूलम रख दूं और समय को भी 1 सेकेंड रख दूं, तो अल्टीमेटली करंट भी कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। अगर 1 कूलम चार्ज पास करे किसी भी सर्किट के थ्रू इन 1 सेकेंड, तो आप बोलेंगे कि करंट कितना पास कर रहा है उस सर्किट से, 1 कूलम, ठीक है। और बेटा अगर मैं सर्किट को डिफाइन करना चाहूँ तो आप कहेंगे इट इज़ नथिंग बट क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ, जिसमें से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसी तरीके से स्विच क्या होगा, इट इज़ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन बैटरी एंड बल्ब। क्लियर हो रही है बात आपको। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा एक बात सिंपल सी समझो आप, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। एयर कहाँ से कहाँ मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो मतलब किसी भी चीज़ की मूवमेंट के लिए डिफरेंस का होना ज़रूरी है ना। हीट की मूवमेंट के लिए हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर है, मतलब एक डिफरेंस है। इसी तरीके से एयर की मूवमेंट के लिए एक तरफ हाई प्रेशर है और दूसरी तरफ लो प्रेशर है, मतलब प्रेशर का डिफरेंस है। उसी तरीके से अगर एक सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी एक डिफरेंस का होना ज़रूरी है, और उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर मूवमेंट ऑफ करंट पोटेंशियल डिफरेंस इज रिक्वायर्ड, मतलब पोटेंशियल एट ए और पोटेंशियल एट बी डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर वी ए ग्रेटर होगा वी बी से, तो करंट इस तरफ मूव करेगा। अगर वी ए आपका छोटा होगा वी बी से, तो करंट इस तरफ मूव करेगा। समझ आ रही है बात आपको। जिस तरफ पोटेंशियल ज़्यादा होगा उस तरफ से दूसरी सिरे की तरफ आपका करंट क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर है बात। चलिए अब ये पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से डिफाइन है। पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी, मान लो यहाँ पर 4 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है वैल्यूज़ की पोटेंशियल की, ठीक है। तो ये जो 2 वोल्ट है ये किस तरीके से डिफाइन है कि कितना वर्क डन करना पड़ा मुझे ए से बी पर एक चार्ज को लाने में, वही है द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, ये क्लास 9th में आपने किया है। और चार्ज की कितनी होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम को बेटा हम प्यार से वोल्ट भी बोलते हैं, क्योंकि वोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने इस पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सबसे पहले बात की थी। क्लियर है। हु प्रोवाइड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप कहोगे कि यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, तो ये प्रोवाइड कौन करवा रहा है, वो प्रोवाइड कौन करवा रहा है, बैटरी करवा रही है। अब बैटरी के पास ऐसा क्या जादू है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवा रही है। बैटरी के पास है बेटा केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है, आपके पोटेंशियल डिफरेंस में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट डिफाइन कीजिए 1 वोल्ट को। 1 वोल्ट कैसे आएगा, जब मैं वर्क को भी 1 जूल रख दूं और चार्ज को भी क्या रख दूं, 1 कूलम। मतलब अगर मैं 1 कूलम चार्ज को ए से बी लाने पर 1 जूल का काम करता हूं, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, इफ वर्क डन टू ब्रिंग ए 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज 1 जूल, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी सेड टू बी 1 वोल्ट। क्लियर है बेटा। हमारे सर्किट में डिफरेंट कंपोनेंट यूज़ होते हैं और हर कंपोनेंट के लिए डिफरेंट सिंबल असाइन है। चलिए उनको देख लेते हैं। पहला है सेल। अब आप देखते हो कि किसी खिलौने में 1 सेल लगता है और किसी खिलौने में 2 या 4 सेल लगते हैं। क्लियर है। जब 1 सेल लग रहा है तो उसको तो हम सिर्फ सेल ही बोलेंगे, ठीक है। और उसका सिंबल क्या है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक छोटा टर्मिनल, ठीक है। बैटरी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मान लो किसी खिलौने में 4 सेल लगे तो आप वहाँ पर क्या बोलेंगे, बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अगर मान लो ये मैं दिखा रहा हूँ, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 सेल्स, ठीक है, 1 सेल एंड 2 सेल। अगर किसी खिलौने में 4 सेल लगे होते तो आप इसको 4 टाइम रिपीट कर देते। क्लियर है कि नहीं ये बात आपको। और ये आपका हो जाता पॉजिटिव टर्मिनल और ये दिखा देते आप नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जितने सेल बोले उतने को आप क्या कर दीजिए, रिपीट कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्विच। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पर्टिकुलर केस पे हम बोलते हैं कि करंट पास नहीं होगा और इस पर्टिकुलर केस में बोलते हैं कि करंट पास होगा। बल्ब के लिए सिंबल है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। देखिए इनको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि इनका फिजिकल मीनिंग है क्या। इसका सिंबल याद कर लीजिए, ये होता है जिगजैग लाइन, और ये जिगजैग लाइन होती है और इसमें इस तरीके से क्या होता है, क्रॉस होता है, ठीक है। एमीटर करंट को मापता है तो इसका सिंबल ए है, और वोल्टमीटर वोल्टेज को नापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है, उसका सिंबल क्या है बेटा, वी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। मेरे पास एक बल्ब है और मैंने इसको एक बैटरी से अटैच कर दिया है,
तो होगा क्या बेटा कि इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करने लग जाएगा, और मैं बोलूँ कि इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, हाँ कि ना। अब मैंने क्या किया, मैंने इस बैटरी को हटा दिया और इस वायर को सीधे कनेक्ट कर दिया। और अब हमने पढ़ा है कि जो चीज़ मोशन में होती है वो चीज़ किस में रहती है, मोशन में, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ये कौन सा नियम बोल रहा हूँ बेटा, न्यूटन का फर्स्ट नियम। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन में है तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में रहेंगे, मोशन में रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेंगे तो करंट भी इसमें से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा, और करंट मूव करता रहेगा तो ये बल्ब क्या करता रहेगा, ग्लो करता रहेगा। परंतु ऐसा होता है क्या बेटा, नहीं होता। हम देखते हैं जैसे ही हम बैटरी को उठाते हैं कि बल्ब क्या हो जाता है, आपका बुझ जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगा, उसको रोकने के लिए फोर्स लगा, उसको अपोजिशन मिला, और इसी अपोजिशन को क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। क्लियर है बात। अब सोचिए उस रेजिस्टेंस को किसने प्रोवाइड किया होगा, उसको प्रोवाइड किया होगा इस पर्टिकुलर वायर, इस पर्टिकुलर बल्ब के मटेरियल ने। क्लियर है। हर एक मटेरियल के पास अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और वो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज टू द मोशन ऑफ चार्ज। क्लियर है। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी किसकी है, मटेरियल की है। मान लीजिए अगर आप किसी और मटेरियल का यहाँ पर बल्ब लगाएं तो हो सकता है कि वो कुछ देर तक ग्लो करने देता, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा मटेरियल लगाया जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वो उसको तुरंत क्या कर देगा, ऑफ कर देगा। क्लियर हो रही है बात आपको। तो बेसिस ऑन द रेजिस्टेंस हम अब एलिमेंट को कैटेगराइज कर सकते हैं। वो एलिमेंट जिनका रेजिस्टेंस लो है उनको क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर बोलते हैं। जिनका कुछ रेजिस्टेंस है जिसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते उसको बोलते हैं रेजिस्टर्स, और जिनका रेजिस्टेंस हाई है उनको आप क्या बोलते हो, इंसुलेटर्स। क्लियर है। ये एलिमेंट को कैटेगराइज किया है बेटा। मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, कंडक्टर, और नॉन मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, इंसुलेटर। मतलब इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, जबकि मेटल्स का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। यही वजह है आप देखते हो जो तार आपके घरों के सामने से गई हुई बिजली की वो किसकी बनी होती है, मेटल्स की, ताकि उन वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको कम से कम क्या मिले, अपोजिशन मिले। क्लियर है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का टॉपिक ओम्स लॉ। इसको नोट कर लीजिए, 100% आएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है उसको एक बार एक्सपेरिमेंटली समझते हैं और फिर जो बुक की डेफिनेशन उसको समझाएंगे आपको। आप एक वायर लीजिए जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R है, उसको एक बैटरी से जोड़ दीजिए। बैटरी से जोड़ेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा और उस करंट की रीडिंग को मेजर कौन करेगा, एमीटर मेजर करेगा। क्लियर है। मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पर 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर करंट की रीडिंग कितनी आ रही है, 4। मैंने इस 2 वोल्ट की बैटरी को हटाया और 3 वोल्ट की बैटरी लगाई तो मैं करंट की रीडिंग देखता हूँ कितनी आई, 6। फिर मैंने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई और मैं करंट की रीडिंग देखता हूँ कितनी आई, 8। आप देखें जैसे जैसे V बढ़ रहा है उसी प्रोपोर्शन में कौन बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है। अगर मैं V/I का रेशियो लूँ तो हर बार कितना आएगा, हाफ आएगा, डेट इज़ कांस्टेंट आएगा। ठीक है। और ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट मैंने किया है किस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किया है बेटा। क्लियर है। मतलब टेम्परेचर इस दौरान चेंज नहीं हो रहा था। तो अगर मैं इन सभी बातों को देखूं तो मैं लिख सकता हूं एट ए गिवन टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखिए जहाँ पर जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे वैसे I बढ़ रहा है, या फिर मैं उल्टा बोलूँ जैसे जैसे I बढ़ रहा है वैसे वैसे V बढ़ रहा है। तो इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि वोल्टेज कैसे बढ़ रहा है, जैसे I बढ़ रहा है। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और जब प्रोपोर्शनलिटी को बताते हैं तो क्या आता है बेटा, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर मैंने C इंट्रोड्यूस कर दिया, V/I क्या हो गया, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया है बेटा, रेजिस्टेंस। मतलब ये C और कुछ नहीं है, वायर का रेजिस्टेंस है। क्लियर है बात। तो अगर मैं इस R की यूनिट निकालूं तो वोल्टेज बाय एम्पियर आएगी, और वोल्टेज बाय एम्पियर को मैं क्या बोल सकता हूं प्यार से, ओम्स। और ओम्स का सिंबल कुछ इस तरीके से है। ओम्स क्यों बोला, क्योंकि ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और उसने इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या दी, अपने नाम पर दी। क्लियर है। बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करो, जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये थोड़ा सा कम फिजिबल है कि हम बैटरी को हटाएं और दोबारा फिर एक नई बैटरी को लगाएं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पहले 2 वोल्ट की थी, फिर इसको हटाकर मैंने 3 वोल्ट की लगा दिया, तो ये कम फिजिबल होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक ऐसा डिवाइस लगा देते हैं जिसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं और उसको बोलते हैं बेटा रियोस्टेट। क्लियर है बात आपको। अल्टीमेटली वो किसका एग्जाम्पल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ठीक है। देखो V को आपने फिक्स कर दिया, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, V = IR।
V को आपने फिक्स कर दिया है और R को आप चेंज कर सकते हो, तो अल्टीमेटली आपकी करंट की रीडिंग क्या होगी, चेंज होगी। मान लीजिए मेरे पास वोल्टेज 2 है, ठीक है, और इनिशियली मैंने रेजिस्टेंस को 1 ओम फिक्स किया, तो आपकी करंट कितनी आएगी, 2 एम्पियर आएगी। अब वोल्टेज तो मैं चेंज कर नहीं सकता, परंतु रेजिस्टेंस मेरे हाथ में है, इसमें एक नॉब होती है रियोस्टेट में, उसको मैं घुमाकर रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। लेट मैंने रेजिस्टेंस को 2 कर दिया, तो करंट मेरी कितनी आएगी, 1 एम्पियर आएगी। क्योंकि बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर रहेगा, V का। इस एग्जाम्पल से मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे पाया हूँ किसके रिगार्डिंग, वेरिएबल रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, ठीक है। कैसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं इन आवर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। चलिए ओम्स लॉ का ग्राफ देख लेते हैं बेटा। अभी हमने पीछे जो ओम्स का एक्सपेरिमेंट देखा था, उसमें क्या डाटा था, जब वोल्टेज 2 वोल्ट थी तो करंट कितना था, 4 एम्पियर। जब वोल्टेज 3 वोल्ट थी तो करंट कितना था, 6 एम्पियर। और 4 वोल्ट पर करंट कितना था, 8 एम्पियर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मैं करंट को लेता हूँ, वाई एक्सिस के अलोंग किसको लेता हूँ मैं, वोल्टेज को, ठीक है। दिस विल बी इन एम्पियर एंड दिस विल बी इन वोल्ट, ठीक है। तो जो डाटा है उसको प्लॉट करते हैं। वोल्टेज जब 2 है तो करंट कितना है, 4 है ना। और जब वोल्टेज 3 है तो करंट कितना है, 6, और कॉरस्पॉन्डिंग 4 वोल्टेज के करंट कितना है, 8। तो जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे एक स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा। अब बेटा इस लाइन को मैं 0 से भी गुजार सकता हूँ। क्यों गुजार सकता हूँ, क्योंकि जब वोल्टेज लगी ही नहीं होगी, मतलब जब बैटरी अटैच ही नहीं होगी सर्किट में, तो करंट में कितना होगा, 0। तो ये लाइन कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी। क्लियर है। तो आप कह सकते हैं कि ग्राफ्स ऑफ ओम्स लॉ डेट इज V = IR का कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द करंट एक्सिस। क्लियर है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का VI ग्राफ आपको दे देगा और बोलेगा बताओ इस पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको इस तरीके से डाटा मिलेगा, तो आप कोई भी 2 पॉइंट अज्यूम कर लेंगे अपनी मर्जी से। लेट दिस विल बी P2 एंड दिस विल बी P1, और P1 के कॉरस्पॉन्डिंग और P2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप वोल्टेज देख लेंगे। क्लियर है। इसी तरीके से P1 और P2 के कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे, और फिर आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, R = V2 - V1 डिवाइड बाई I2 - I1। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, V2 कितना आपका 4 है और V1 कितना है, 2 है। I2 कितना है बेटा, 8 - 4, तो 2/4। क्या रेजिस्टेंस हाफ नहीं आया था जब हम देख रहे थे एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो आप इस तरीके से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी एक गिवन वायर का, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है। बेटा साइंटिस्ट ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और उन नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट की क्या फाइंडिंग आई है वो समझाता हूँ मैं आपको। उन्होंने एक तार लिया, ठीक है, और उसकी लेंथ को L लिया, ठीक है, और देखा एक्सपेरिमेंटली इसका रेजिस्टेंस कितना है, R। अब इसी तार को वो लेते हैं, मतलब मटेरियल चेंज नहीं करते हैं, और लेकिन लेंथ बढ़ा देते हैं, तो देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वायर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा आ जाता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर और कंडक्टर। अब क्या किया, एक वायर लिया और इनिशियली इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना लिया, A लिया। फिर वायर को मोटा लिया, मतलब थिक वायर ली, सच दैट इसका एरिया क्या था, ज़्यादा। तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या आया बेटा, कम आया। तो आप देखते हो जैसे जैसे एरिया बढ़ता है रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, घट जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो दोनों को कंबाइन करता हूँ तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, और कॉन्स्टेंट को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस सिंबल से, इसे बोलते हैं रो, ठीक है, RHO, ठीक है। प्रोनाउंसिएट करते हैं बेटा इस तरीके से। और ये रो का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी की यूनिट देख लेते हैं बेटा। इधर तो क्या है, रेजिस्टेंस है, डेट विल बी ओम। देखियो ये मीटर होगा और ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, और ये ऊपर मीटर जाएगा तो क्या हो जाएगी रेजिस्टिविटी की यूनिट, ओम मीटर। तो यूनिट रेजिस्टिविटी कितनी है, ओम मीटर। अब ये रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस की तरह प्रॉपर्टी होती है किसकी, मटेरियल की। ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी, परंतु इसकी वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए क्या होगी, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा, और कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी क्या होगी, कम। देख सकते हो आपको पता है कि इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अब ये चीज़ तभी ज़्यादा होगी जब ये चीज़ क्या हो, ज़्यादा हो। क्लियर है कि नहीं बात आपको, क्योंकि ये इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। और इसी तरीके से कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है।